हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओम्स लॉ। ये टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 3 से है, ठीक है। ओम्स लॉ के बारे में आप लोगों ने क्लास 10th में ही पढ़ा था, तो फिलहाल ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसको ही हम रिवाइज करेंगे जो हमने 10th में पढ़ा था। क्लास 12th में जो ओम्स लॉ है आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल तो अभी 10th का एक रिवीजन टाइप का होगा। तो आप लोगों को पता है ओम्स लॉ क्या था, तो उससे पहले मैं बात कर लेता हूं कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे गए थे, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट में कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे थे। जिसने ये ऑब्जर्वेशन देखे थे वो एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। जॉर्ज साइमन ओम उनका नाम था। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा, जो ये ओम ओम बार बार बोलते हैं ना, 10 ओम, 20 ओम, 15 ओम, ओम कहाँ से है? वो यहीं से आया, जॉर्ज साइमन ओम के नाम से। तो उनके नाम में से ओम को ले लिया गया, ठीक है। ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन ड्राइव किया था। और एक रिलेशन तो आपको भैया पहले से ही पता है। क्या पता है? कि इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो करेगा जब भी डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यानी रिश्ता तो है, कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। अब इन्होंने वो कनेक्शन खुल के बताया था कि एग्जैक्टली वो कनेक्शन किस तरीके से वर्क करता है। यानी ये तो मैं पता था ना, फ्लो करने के लिए वाटर करंट फ्लो करता था, तो वाटर फ्लो करता था हाइट डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की होने की वजह से हीट फ्लो करती थी। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इतना तो करेक्शन वैसे ही क्लियर है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में कोई ना कोई रिलेशन है अपन का, ठीक है। 1828 में रिलेशनशिप दिया था। दिस रिलेशनशिप इज नोन एज ओम्स लॉ। और जो रिलेशनशिप दिया था वही ओम्स लॉ के नाम से जाना गया। तो आज हम वही पढ़ेंगे कि जॉर्ज साइमन ओम ने 1828 में ऐसा क्या रिलेशन दिया था बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है मेरे भाई? तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को एक बात तो बहुत अच्छे से पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो करंट होता है। लेकिन इन्होंने जो बात बताई थी वो ये बताई थी कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है? वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई का मतलब इन्होंने कहा कि ये तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट होगा। इन्होंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा करंट का अमाउंट भी उतना ज्यादा होगा। पोटेंशियल का डिफरेंस जितना कम होगा करंट का अमाउंट भी उतना कम होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन निकल के है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। और इन्होंने ये बात बोली थी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कम से कम फिजिकल कंडीशंस को, कम से कम फिजिकल कंडीशंस को आप ना छेड़खान करें, क्योंकि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सबसे छेड़खानी मत करना। एट फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, जो प्रेशर वगैरह वो कांस्टेंट। तो जब वो कंडीशन में एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। कहने का मतलब है कि पोटेंशियल का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा। पोटेंशियल का डिफरेंस जितना कम होगा करंट उतना कम फ्लो करेगा। यानी करंट कितना है, करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, करंट का अमाउंट कितना है, ये बात डिपेंड करेगी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, करंट ज्यादा। पोटेंशियल डिफरेंस कम, आपका करंट कम। फील आ गया? अब इसको समझते क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। देखो इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है वो समझा देता हूं। इसको लिखना ऐसे चाहिए था, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मैंने क्या बोला? इसको ऐसे लिखना चाहिए था, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? इसलिए लिखना चाहिए था क्योंकि एक बात बताओ, कॉन्सेप्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। क्योंकि देखो करंट के होने से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस के होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट होता है। बात क्लियर है भाई? पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तभी तो करंट फ्लो करेगा, ना कि करंट पहले फ्लो करेगा तब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा ना। पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तब करंट फ्लो करेगा। तो ये बात तो ऐसे लागू होनी चाहिए ना, जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा करंट कम होगा, ऐसे लिखना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग पता क्या लगता है कि करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, पर ऐसा तो नहीं है। करंट तो तभी फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो पहले करंट बढ़ गया बाद में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, ऐसा तो हो नहीं सकता। करंट की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, तो कॉन्ट्राडिक्शन है। पढ़ते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, लिखते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्या बोला? पढ़ते हैं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, पढ़ते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यानी पढ़ते तो इस तरीके से हैं, लिखते इस तरीके से हैं। जब इसे पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे?
V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, नहीं, इसे पढ़ोगे करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट कम होगा। ये कॉन्ट्राडिक्शन है, याद रखना। तो पढ़ने का तरीका समझ लिया, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और लिखते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है जब भी दो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी कि यहां पर है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी करंट बढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, करंट कम हुआ पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ। तो जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है और इक्वल आता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो V इक्वल्स टू आर आई, V इज इक्वल्स टू आर आई। तो ये था आपका ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, या ओम्स लॉ का जो भी लॉ कह लो, V इक्वल्स टू आर आई, वेयर R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वेयर R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, ये क्या है? आर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी सिंपल बात ये है कि V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यानी कि जब ये कांस्टेंट हटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो एक कांस्टेंट आया, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा, इक्वल में बदला तो एक कांस्टेंट आया, और उस कांस्टेंट का नाम पड़ गया R, वेयर R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब एक बात बताऊं कि जो कांस्टेंट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये तो हमेशा हटता है, ये तो कहीं भी हट सकता है ना, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहाँ पे जब A इक्वल्स टू बी लिखूंगा तो कुछ ना कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, मान लो K आ गया, कुछ भी आ गया। तो जो कांस्टेंट है ये तो जनरल टर्म हो गया, जो ये कांस्टेंट है जनरल टर्म हो गया, बट इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का कोई तो नाम होगा इस वाली कंडीशन में। तो हाँ होता है, इसी कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को जाना जाता है नोन एज रेजिस्टेंस, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज रेजिस्टेंस। क्लियर है मेरे भाई? यहाँ तक कोई डाउट? कि यानी ओम्स लॉ क्लियर हो गया। ओम्स लॉ क्या है? द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर या एट फिजिकल कंडीशन आर कांस्टेंट। ऑल फिजिकल कंडीशन हमारी क्या है? कांस्टेंट है। तो हमें पता चल गया कि करंट ज़्यादा तो V ज़्यादा तो करंट ज़्यादा, V कम तो करंट कम। फिर हमने देखा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा, इक्वल आया, तो जब भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नोन एज रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो ये हमारा ओम्स लॉ था। इसका अगर हम ग्राफ देखें, ओम्स लॉ का जो ग्राफ है उसको देखें, तो ओम्स लॉ का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से दिखता है कि मान लो यहाँ V है, यहाँ I है। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इसका जो स्लोप बनता है वो इस तरीके से बनता है, यानी कि जितना आपका I बढ़ता जाता है, ठीक है, और जितना आपका V बढ़ता जाता है सेम रेशियो में बढ़ता है, यानी जितना V I, जितना V I, जितना V I, जितना V I। ठीक है, तो याद रखना इसका ग्राफ किस तरीके से बनता है, क्योंकि जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही करंट बढ़ता है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बात होगी इसके ग्राफ की। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? आपको ओम्स लॉ क्लियर हो गया? ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ क्या है वो अच्छे से क्लियर हो गया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। ठीक है, आपको रेजिस्टेंस क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। अगर अब रेजिस्टेंस को डिफाइन करने की कोशिश करें, अब हम किसको डिफाइन करने की कोशिश करें कि भाई रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस को डिफाइन करें, तो रेजिस्टेंस को सिंपली अभी मैं डिफाइन कैसे कर सकता हूँ? V इक्वल्स टू मैंने पढ़ा था मेरे भाई IR, क्या पढ़ा था? V इक्वल्स टू IR। अगर मैं I को यहाँ पहुँचा दूँ तो क्या हो जाएगा? ये V अपॉन I इज इक्वल्स टू R, यानी V और I का रेशियो, यानी V और I का रेशियो। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो है वही रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। तो V और I का रेशियो, तो हम सिंपली रेजिस्टेंस को भी क्या बोल सकते हैं? द रेशियो ऑफ पोटेंशियल टू द इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, अब बात आती है कि रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, क्या इसकी कोई ऐसा यूनिट है? अब क्या बात आती है कि जो रेजिस्टेंस है क्या इसकी कोई एक ऐसा यूनिट होती है? मेजर किस में होगा? तो देख लेते हैं। V पोटेंशियल डिफरेंस किस में वो मेजर होता है? वोल्ट में। करंट किस में मेजर होता है? एम्पियर में। तो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर एम्पियर। रेजिस्टेंस यूनिट, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? रेजिस्टेंस यूनिट हो जाएगी आपकी वोल्ट पर एम्पियर। रेजिस्टेंस यूनिट हो गई वोल्ट पर एम्पियर, क्यों? V अपॉन I, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में, करंट एम्पियर में। लेकिन अगर बात बोली जाए कि SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है, SI यूनिट बाकी यूनिट से अलग होती है, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यूज किया जाता है जो कि कॉमन होता है। तो अगर SI यूनिट पूछी जाए तो इसकी SI यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है ओम। क्या होती है? रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है ओम, OHM। एक सिंबल बनाया जाता है इस तरीके से, ठीक है, ओम का सिंबल समझ आ गया? इस तरीके बनाया जाता है। इस सिंबल का नेम अगर जानना हो तो बताया था, ओमेगा।
इस सिंबल का नेम होता है ओमेगा। यानी अगर आपसे बोला जाए रेजिस्टेंस की कोई भी यूनिट बताओ तो आप बता सकते हो वोल्ट पर एम्पेयर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोला जाए कि भाई रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट बताओ तो आपको ओम ही बतानी पड़ेगी। यानी कि जब भी कहीं लिखा मिले आपको 4 इस तरीके का सिंबल मिले, समझ जाना रेजिस्टेंस की बात हो रही है। कहीं मिले 10 इस तरीके का सिंबल मिले, समझ जाना रेजिस्टेंस की बात हो रही है। कितना है मैग्नीट्यूड? 10 ओम। कभी कभी सिंबल ना लगा के ओम भी लिख देते हैं, तो दोनों ही केसेस में दोनों को सही माना जाता है। क्लियर है? तो आपको पता चल गया रेजिस्टेंस क्या है, रेशियो है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट है ओम। यहां तक सारी बातें क्लियर है बहुत अच्छे से? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि अगर किसी ने बोला 1 ओम, क्या बोला किसी ने? 1 ओम, तो आप इससे क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाई 1 ओम? व्हाट डू यू मीन? ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाई 1 ओम बताओ। चलो पूरा लिख ही देता हूं यार। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाई 1 ओम, यानी कि आप 1 ओम से क्या समझते हो? 1 ओम का मीनिंग क्या होता है? देखो 1 ओम कब आएगा? V अपॉन आई इज इक्वल टू आर था, V इक्वल टू आई इक्वल टू आर था। अब R1 कब आएगा? अगर मैं V की जगह 1 लिख दूं, I की जगह 1 लिख दूं, तो मेरा रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 1 ओम। यानी 1 ओम मेरा कब आया रेजिस्टेंस? जब मैंने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रखा, 1 एम्पियर का करंट रखा। हाँ कि ना, मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? 1 ओम कब आया मेरा? जब 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर रखा। अब कहानी सुनो आगे की, कि अब इसको एक कहानी में बदल देता हूं मैं, 1 ओम को कहानी में बदलता हूं। अब आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है तब करंट आता है, और रेजिस्टेंस किसका होता है? कंडक्टर होता है। ध्यान से समझना, ये कंडक्टर है, कहानी समझना। जब आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे इस कंडक्टर के एंड पर, क्या बोला? जब आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे इस कंडक्टर के एंड पर, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा इस कंडक्टर में से, तो हम कहेंगे इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम है। कहानी समझ में आ गई? कहानी खुद बनानी पड़ती है, ये बुक में नहीं है। क्लियर है कि भाई 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा तो करंट आएगा, करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करा तो कितना करा? 1 एम्पियर करा। कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था? 1 वोल्ट का किया था, तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कह देना 1 ओम होगा। तो वही बोला, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, 1 एम्पियर करंट, तो रेजिस्टेंस 1 ओम। क्लियर है? तो जब भी कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय 1 ओम, समझा दो। क्लियर है मेरे भाई? तो क्लियर हो गया रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय 1 ओम, ये भी क्लियर हो गया। ओम्स लॉ क्या था वो भी क्लियर हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। जो ये रेजिस्टेंस होता है, इतना तो बात क्लियर हो गई कि रेजिस्टेंस हमारा किसका होता है? कंडक्टर का होता है। रेजिस्टेंस किसका होता है? हमारा किसी ना किसी कंडक्टर का होता है। अब हमारा कंडक्टर ये है, उसमें कम रेजिस्टेंस हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो एक बात याद रखना, जो भी आपका रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का है या वायर का है, अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस है तो उस कंडक्टर को आप रजिस्टर भी बोल सकते हो। RESISTOR, क्या बोल सकते हो? रजिस्टर। तो कुछ लोगों को यही कंफ्यूजन होता है कि सर एक तो टर्म होता है रेजिस्टेंस, एक टर्म होता है सर रेजिस्टेंस, और एक टर्म होता है रजिस्टर। क्या दोनों सेम होते हैं कि अलग अलग होते हैं? रजिस्टर और रेजिस्टेंस, काफी बच्चों को ये डिफरेंस में दिक्कत आती है कि सर रजिस्टर रेजिस्टेंस सेम होते हैं अलग अलग होते हैं। अब सुन लो ध्यान से, रजिस्टर कंडक्टर है, रजिस्टर कंडक्टर है, या ऐसा समझ लो रजिस्टर ऑब्जेक्ट है, या ऐसा समझ लो रजिस्टर को टच कर सकते हो। पेन है, कंडक्टर है, इसको रजिस्टर कह लो। भैया रेजिस्टेंस है ना इसमें, तो कह लो ये रजिस्टर है। तो रजिस्टर को टच कर लिया ना, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है। क्या है मेरे भाई? रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, इसको टच नहीं कर सकते। यानी रजिस्टर की प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। फील आ गया? तो रजिस्टर रेजिस्टेंस में कंफ्यूज नहीं होना। रजिस्टर वो चीज है जिसके अंदर रेजिस्टेंस है, प्रॉपर्टी। क्लियर है? अब बात आती है रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करोगे। तो रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करने का भी मैंने मेथड बता दिया। एक तो बता दिया मैथमेटिकली, मैथमेटिकली रिलेशन हो गया V अपॉन आई। लेकिन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी है, रेजिस्टेंस का काम क्या है। अब आपके मन में ये आएगा सर ये तो ठीक है कि रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो होता है, लेकिन रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? जो ये कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, क्या काम है इसका? इसका काम होता है करंट के फ्लो को अपोज करना। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ रजिस्टर, या इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो ये क्या करता है? फ्लो ऑफ करंट जो इसके अंदर हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करता है। रोक नहीं पाता, रोक नहीं लेता, कोशिश करता है, कुछ कम कर देता है। तो रेजिस्टेंस एक तरह की रुकावट है। आप जैसे किसी गली में जा रहे हो
तो जो लोग आपके आसपास पड़ेंगे आपको निकलने में दिक्कत आएगी, ऐसा तो नहीं वो रोक लेंगे आप निकल नहीं पाओगे, निकल पाओगे, लेकिन उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस जो आते हैं, क्लियर है मेरे भाई। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है? कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, या कह सकते हो रेजिस्टेंस रजिस्टर की प्रॉपर्टी है, क्योंकि कंडक्टर ही रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस रजिस्टर की प्रॉपर्टी है जो कि अपने अंदर से फ्लो होने वाले करंट को अपोज करने की कोशिश करती है। क्लियर है? आगे बढ़ूं? ठीक है भाई, रजिस्टर क्लियर हो गया, रेजिस्टेंस क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस, रजिस्टर को मत बोल देना 2 ओम, रजिस्टर को नहीं बोलेंगे, रजिस्टर तो ऑब्जेक्ट है, रेजिस्टेंस। क्लियर है? अब आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब एक आता है आपका, एक पॉइंट और आता है कि फैक्टर्स आपके क्या क्या हैं। फैक्टर्स ऑन विच रजिस्टर ऑफ कंडक्टर डिपेंड या रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ, भैया देखो थोड़ी सी ना राइटिंग खराब है, ये तो यार बचपन से ही प्रॉब्लम है, तो इसको माइंड मत करना, समझ रहे हो ना। थोड़ी सी राइटिंग खराब है, लेकिन राइटिंग खराब है लेकिन बेसिक के अंदर कॉन्सेप्ट बढ़िया है, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है, वो एकदम ब्रांड है। हाँ थोड़ी राइटिंग ठीक ठाक नहीं है, एडजस्ट कर लो यार, ठीक है। अब समझते हैं फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो होता है, कोई भी रजिस्टर है, उसका जो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी वो किस पर डिपेंड करती है। नंबर 1, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे। किस पर डिपेंड करता है? लेंथ पर। यानी कि लेंथ कितनी होगी, किसकी? रजिस्टर की। किसकी? कंडक्टर की। लेंथ कितनी होगी रजिस्टर की, इस बात पर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इस बात का तो मीनिंग मन में अब ये आएगा, सर कैसे डिपेंड करेगी, ये भी साथ में लगे हाथ बता दो कि लेंथ का ऐसा क्या कनेक्शन है रेजिस्टेंस के साथ, क्या हो जाएगा लेंथ ज्यादा होगी तो, क्या हो जाएगा लेंथ कम होगी तो बात कर लेते हैं भैया। ये हो जाएगा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अगर किसी की लेंथ ज्यादा है, अगर किसी कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है, अगर किसी रजिस्टर की लेंथ ज्यादा है, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस भी ज्यादा ही होगा। या ऐसे कह लो कि अगर किसी की लेंथ कम है किसी के कंपेयर में, तो उसके कंपेयर में रेजिस्टेंस भी कम होगा। नंबर 1 फैक्टर तो लेंथ के हिसाब से डिसाइड होगी रेजिस्टेंस, यानी कंडक्टर की लेंथ ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा, कंडक्टर की लेंथ कम रेजिस्टेंस कम। नंबर 1 फैक्टर। नंबर 2, रेजिस्टेंस एरिया पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस एरिया पे, अब कहोगे कौन सा एरिया, ऐसे समझो ये रजिस्टर है या कह लो कंडक्टर है, ये तो आपकी लेंथ हो गई, इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है, इसे कहते हैं हम एरिया। इसकी थिकनेस या मोटाई को क्या कहते हैं? एरिया। तो अगर ये पेन और मोटा होता तो एरिया ज्यादा होता, और मोटा होता तो एरिया और ज्यादा होता, पतला सा है तो एरिया और कम है। तो फील आ गया, एरिया का मीनिंग समझ में आ गया, रजिस्टर का एरिया समझ में आ गया। अब कॉन्सेप्ट समझ लो कि एरिया, अब वही वाली बात आएगी, सर एरिया पे कैसे डिपेंड करता है। अगर ये पेन मोटा होता तो क्या हो जाता, पेन पतला होता तो क्या हो जाता, तो सुन लो क्या हो जाता। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीनिंग क्या होता है? अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी कम होगी, यानी कि अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। देखो लेंथ में ऐसा नहीं था, लेंथ ज्यादा थी तो रेजिस्टेंस ज्यादा था, यहाँ उल्टा है, एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है। वहां क्या था, लेंथ कम थी तो रेजिस्टेंस कम था, यहाँ अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, और एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है। तो याद रखना रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है। पहले तो ऐसे जवाब दो कि रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है। कोई पूछे कैसे करता है, तब बता दो कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। फिर कोई पूछे रेजिस्टेंस एरिया पर डिपेंड करता है, बता दो रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। एरिया पूछे तो क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया, थिकनेस उस रजिस्टर या वायर की। रेजिस्टेंस एरिया क्रॉस सेक्शन में डिपेंड करता है। कोई पूछे कैसे डिपेंड करता है, तो बता देना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम, एरिया कम रेजिस्टेंस ज्यादा। नंबर 3, एक हो गया लेंथ, एक हो गया एरिया। फिर आता है टेम्परेचर। किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। यानी टेम्परेचर ज्यादा होगा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन एक्जैक्टली मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहता है कि जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा। तो अभी हम टेम्परेचर केस में बस इतना बोलेंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पर एक्जैक्टली उतना ही बढ़ेगा जितना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, वो अलग बात है।
ठीक है, तो इसलिए बोला रजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और साथ में ये भी बता दी कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या कहता है, जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, जितना ये और ज्यादा बढ़ेगा, जितना और ये ज्यादा बढ़ेगा। ये क्या कह रहा है, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, कम बढ़े ज्यादा बढ़े वो अलग बात है, बढ़ेगा। तो क्या क्या हो गए फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ द मटेरियल। एक और आ गया निकल के, चौथा नेचर ऑफ द मटेरियल। भैया आपके मटेरियल का नेचर क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल यानी किससे बने हो। जो आपका रजिस्टर है, जो ये कंडक्टर है, ये किससे बना है, एल्यूमिनियम का बना है, आयरन का बना है, गोल्ड का बना है, सिल्वर का बना है, किसका बना है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टेंस। बात क्लियर हो गई, रेजिस्टेंस लेंथ पे कर रहा है, एरिया पे कर रहा है, नेचर ऑफ द मटेरियल कर रहा है, टेम्परेचर पे कर रहा है। क्लियर मेरे भाई? भाई बहुत अच्छे से पढ़ते रहो आराम से, ठीक है। डाउट वाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। अभी बहुत नया नया चेहरा है देखने के लिए, देखा नहीं होगा, बहुत से तो देखे हुए हैं टीचर यूट्यूब पे, यानी कौन कौन बहुत पढ़ाते हैं। अभी तो भाई नया नया रूबरू हो रहा हूँ। कुछ लोग तो मुझे पहली बार देखते हैं, अच्छा ये भी पढ़ाता है, अच्छा क्या नाम है इसका, मास्टर जी फिजिक्स वाले, अच्छा अभिषेक नाम है, अच्छा ये भी फिजिक्स पढ़ाता है, ठीक है देखते हैं। तो अभी तो यही वाली फीलिंग आएंगी जब अब तुम मेरे चैनल पे आओगे कि अच्छा ये भी लड़का पढ़ाता है यार, देखते हैं क्या पढ़ाता है, समझेंगे कुछ, समझ आएगा। तो अभी तो अपन को कोई जानते ही नहीं है इतने लोग, हाँ जानते हैं लेकिन यार कुछ लोग हैं बढ़िया अपना कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, बढ़िया वॉच टाइम आ रहा है, लग रहा है कि भाई वो रेगुलर स्टडी कर रहे हैं चैनल से। लेकिन ये उनके लिए बात हो रही है जो नए नए आएंगे, क्योंकि अभी तो यार कितने सब्सक्राइबर है, 1K हैं, अभी तो मिलियन तक जाना है। तो मिलियन तक जाना है तो अभी तो सफ़र शुरू ही हुआ है, 1K तो कुछ भी नहीं है, तो मिलियन तक जाने कितने लोग मिलेंगे, टकराएंगे। तो उनके लिए बोला मैंने ऐसा, वो भी तो देखेंगे अरे ये नया चेहरा कौन है, ये कौन फिजिक्स पढ़ाने लगा, ये कौन सा टीचर है, ठीक है। तो देख लो वीडियो में कौन सा टीचर हूँ। चलो वो तो बात होती रहेंगी, आगे बढ़ते हैं। लेंथ क्लियर हो गया, ठीक है, वो लेंथ क्लियर हो गया, रेजिस्टेंस क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस क्लियर हो गया, किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर, रेजिस्टेंस एरिया पर, रेजिस्टेंस नेचर ऑफ द मटेरियल पर, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर। अगर तुम्हारे मन में ये वाली फीलिंग आ रही है कि सर ये लगे हाथ और समझा दो कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों, तो मैं समझा दूं, और अगर नहीं आ रही हो तो नहीं समझाऊं, बताओ कमेंट करके बताओ। अब समझा ही देता हूं, अब कौन सा तुम कमेंट करके बताओगे जो मुझे भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे ऐसे समझो, एक गली है, ठीक है भाई, उसमें काफी सारे लोग हैं, और तुम एक कोई भी इलेक्ट्रॉन हो मान लो, या कोई भी पार्टिकल हो, और तुम उस गली में से निकले। अब एक बात बताओ मेरे भाई, अगर वो गली लंबी है तो तुम्हें लोग ज्यादा मिलेंगे, जाओगे फिर लोग आगे फिर रुक गए, फिर जा रहे हो फिर लोग आगे फिर रुक गए, फिर आगे फिर रुक गए। तो जितनी ज्यादा लंबी गली होगी आपको रुकावट उतनी ज्यादा नहीं मिलेगी। अगर मान लो गली होती छोटी सी, बस घुसे, थोड़ी सी रुकावट मिली, निकल गई, बात खत्म। तो लेंथ बढ़ी तो उसके अंदर आपको मिलने वाली रुकावट भी तो बढ़ती जाएंगी। तो इसीलिए बोला रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लेंथ, जितनी ज्यादा लेंथ उतनी ही आपको रोकने की कोशिश ज्यादा होगी, आपकी रुकावटें ज्यादा होंगी। तो इसीलिए बोला रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एरिया को फील कर लो, आप एक रूम के अंदर हो और निरी भीड़ भर लो एक रूम में, ठीक है, भीड़ भर ली। अब उसमें से कह दो कि भाई यहाँ से 1 सेकंड के अंदर सबको बाहर निकलना है, और एक छोटा सा गेट बना दो। अब क्या होगा, पूरी की पूरी भीड़ उस गेट की तरफ भागेगी। जब उस गेट की तरफ पूरी की पूरी भीड़ भागेगी, गेट है छोटा सा, लोग पूरे कमरे के भरे हुए हैं, घुचपुच होगी, रुकावट ज्यादा होगी निकलने में, घिचपिच होगी। अब एक काम करो, एरिया कम था ना, पूरी की पूरी दीवार हटा दो। अब पूरी की पूरी दीवार हटा दी, और जितने लोग हैं रूम के अंदर बोला निकल जाओ पार्टिकल एक साथ। अब पार्टिकल जब एक साथ निकलेंगे तो तुम बताओ क्या होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, रुकावट है ही नहीं, सब एक साथ निकल गया फट सी ना। तो जब एरिया कम था तो रेजिस्टेंस ज्यादा था। क्यों ज्यादा था, क्योंकि सब लोग वहीं घुस रहे थे। तो एरिया कम, रेजिस्टेंस ज्यादा, रुकावट ज्यादा है, निकल नहीं पा रहे हो, एरिया बढ़ गया, आराम से निकल गए, रुकावट ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसीलिए रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बिल्कुल क्लियर है, ओके। और टेम्परेचर को समझना हो तो टेम्परेचर भी लग गया, थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो टेम्परेचर को ऐसे समझ लो कि मान लो तुम एक गली में जा रहे थे बड़े प्यार से, ठीक है, गली में जा रहे थे, बड़े प्यार से जा रहे थे, और तुम्हारे आसपास रुकावटें भी आ रही थी। अब किसी ने कह दिया कि इस गली में बॉम्ब फटने वाला है। अब बॉम्ब फटने वाला है, जैसे ही बोला सबका टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्पर बढ़ गया, भैया भगने लगे। अब एक बात, पहले तो लोग आराम से चल रहे थे, तो तुम निकलते रुक गए, फिर निकले फिर रुक गए, फिर निकले फिर रुक गए आराम से। अब भगदड़ मच गई है कि भैया बॉम्ब की इंफॉर्मेशन आ गई कि भैया बम फटने वाला है। तो अब जब भगदड़ हो गई
तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, अब तो बिल्कुल ही नहीं निकल पाओगे भैया, सब लोग इधर उधर भग रहे हैं रैंडम। तो तुम खुद सोचो ना, जब भी किसी चीज को टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो जो पार्टिकल आराम आराम से मोशन में होते हैं वो भी ऐसे ऐसे तेज तेज मोशन करने लगते हैं। जब तेज तेज मोशन होगा, टेम्परेचर बढ़ गया, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो निकलने में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो फील आ गया, टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये कुछ बात आती है जिसमें फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, एक बात और समझ लेते हैं आगे। एक और कॉन्सेप्ट है हमारा कि अभी आपने पढ़ा कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और आपने पढ़ा रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया क्रॉस सेक्शन के। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यानी रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों है वो मैंने अभी भी आपको समझा ही दिया। तो अब कंबाइन कर दूंगा मैं दोनों इक्वेशन को ऑन कंबाइनिंग 1 एंड 2। अगर मैं 1 और 2 को कंबाइन कर दूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसे आर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, लिख सकता हूं कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि खुद सोचो ना, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैंने लेंथ को ऊपर ही रखा है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये मैंने नीचे रखा है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो इन दोनों को मैंने कंबाइन करके ऐसे लिख सकता हूँ आर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अब कंबाइन कर दिया, तो यानी यहाँ से पता चल गया रेजिस्टेंस लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगा, लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्लियर है? अब आप लोगों को याद हो कि ओम्स लॉ पढ़ाते टाइम पे अभी भी मैंने एक बात बोली थी कि जब भी ये कांस्टेंट हटता है, जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है नोन एज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। आप लोगों को याद होगा, तो आर है। अब जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो इक्वल आएगा, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो इक्वल आएगा, क्योंकि हमने क्या कहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटता है और इक्वल आता है, तो क्या आता है, कांस्टेंट। यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, इसका नाम बता दे रहा हूं, रो है, आर एच ओ पढ़ते हैं सिंबल को, रो। तो एक कांस्टेंट आया एल अपॉन ए, एज इट इज आ गया। तो एक नई चीज मिल गई तुम्हें, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब तुमसे कोई पूछे कि ये रो क्या है, तो अभी तो तुम सिंपल नाम दोगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। क्या नाम दोगे? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब आप कहोगे सर ओम्स लॉ में भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया था, यहां पर भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया है, दोनों सेम है, लेकिन मैंने क्या बताया था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एक जनरल नेम होता है, वो तो कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा। अब वहां पर याद करो, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज रेजिस्टेंस, यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज रेजिस्टिविटी, RESISTIVITY, यानी कि रेजिस्टिविटी, एक नया टर्म मिल गया। तो पूछा जाए रेजिस्टिविटी क्या है, अभी तो बस इतना जवाब दूंगा, रेजिस्टिविटी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्लियर है? अब रेजिस्टिविटी को पढ़ने की कोशिश करेंगे, भैया रेजिस्टिविटी एक्चुअल में ऐसी क्या है। तो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए समझ में आ गया, ठीक है भाई। अब रेजिस्टिविटी को जब समझने की कोशिश करेंगे तो एक बात बताओ, आर इक्वल टू किसी ने लिखा रो एल अपॉन ए, और कोई रेजिस्टिविटी को समझना चाहता है तो क्या करो, ए को यहाँ ट्रांसफर कर दो, एल को भी यहाँ ट्रांसफर कर दो। तो कैसे ट्रांसफर होगा, देखो एरिया डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, अपॉन एल मल्टीप्लाई में है उधर। अब क्या बचा, इधर लिख लेता हूँ, चलो रो एल बचा, एरिया तो यहाँ आ गया। अब तुम्हें रो चाहिए अकेला, एल को शिफ्ट करना है, एल मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में, तो आर इंटू ए बाई एल इज इक्वल टू क्या हो गया, रो। आर इंटू ए बाई एल इक्वल टू हो गया रो। यानी अब तुम रेजिस्टिविटी कैसे डिफाइन कर सकते हो कि भैया रेजिस्टिविटी इसके इक्वल है आर ए अपॉन एल, ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन फिर से वही सवाल है कि रेजिस्टिविटी है क्या। तो अब ध्यान से समझना रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूँ, एल को 1 लिख लो और एरिया को भी मैं 1 लिख लूँ, कोई दिक्कत तुम्हें? लेंथ में 1 मीटर लगा दूँ, एरिया में 1 मीटर लगा दो। तो जब मैं लेंथ को 1 लगाऊंगा, एरिया को 1 लगाऊंगा, तो देखो आर एज इट इज रहा, एरिया 1 हो गया, लेंथ 1 हो गई, इज इक्वल टू रो। कोई दिक्कत? एरिया 1 हो गया, लेंथ 1 हो गई। जब 1 इंटू आर हो गया, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है, आर इक्वल टू रो हो गया। तो अब रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है। अब ध्यान से समझना, कहानी बनाऊंगा फिर से, जैसे मैं कहानी अक्सर बनाता हूँ। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस होता है जब आपके रजिस्टर की लेंथ 1 हो और उस रजिस्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 हो, तो जो भी रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी है। भाई कहानी समझ में आ गई? रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस होती है उस कंडक्टर की जिस कंडक्टर की लेंथ यूनिट है और उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि थिकनेस
भी यूनिट है, तो रो इक्वल टू आर। अब कुछ लोगों के मन में ये आएगा कि सर अगर रो और आर दोनों सेम है, ये तो क्लियर होगा। रजिस्टिविटी क्या है? रजिस्टिविटी एक तरीके से एक स्पेशल केस है रेजिस्टेंस का। और एक और चीज बता दूं, रजिस्टिविटी को एक और नाम से जाना जाता है। अब तो मैंने बता ही दिया है कि रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल है। रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल है हमेशा नहीं, एक स्पेशल कंडीशन में। और वो स्पेशल कंडीशन क्या है? देखो भैया, लेंथ यूनिट ही रखनी पड़ेगी और उसकी थिकनेस भी यूनिट ही रखनी पड़ेगी, तभी रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी के इक्वल होगा, वरना नहीं होगा। तो इसीलिए इस रजिस्टिविटी का एक और नाम पड़ गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या पड़ गया? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देखो नाम से समझ में आ रहा है, रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक, रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक। क्योंकि रेजिस्टेंस है स्पेसिफिक, लेंथ यूनिट रखनी है, स्पेसिफिक एरिया यूनिट रखना है, थिकनेस यूनिट रखनी है, तो रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब एक बात ध्यान से समझ लो, रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों सेम नहीं है। फिर से बता दे रहा हूं, रेजिस्टेंस अलग है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का नाम है। कंफ्यूज मत होना ना कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस सेम है, नहीं है। रेजिस्टेंस अलग टर्म है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग टर्म है। हाँ, अगर बोले कोई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेम है, भैया बिल्कुल सेम है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। क्लियर है? अब कुछ बच्चों के मन में आएगा, सर ये बताओ कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की फिर यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस तो ओम में मेजर होता था, तो अगर रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है तो क्या सेम यूनिट है कि अलग अलग है? यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब यूनिट निकालने के लिए मैंने तुम्हें एक मेथड बता रखा है कि नहीं बता रखा है? क्या बताया है मैंने कि भैया फॉर्मूले में जो भी क्वांटिटी है उनको अपनी अपनी ऐसा यूनिट में रख दो, आपको अपने आप मिल जाएगी। तो आपको पता है रो इक्वल टू क्या था अभी? आर इंटू ए बाई एल। अगर इन सारी क्वांटिटी को अपनी अपनी ऐसा यूनिट में रख दो, आपको अपने आप रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट मिल जाएगी। रख दो आर, रेजिस्टेंस क्या होता है? ओम, मल्टीप्लाई बाई एरिया, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर, रो, मीटर से एक स्क्वायर कट गया, रेजिस्टिविटी आपका हो गया ओम मीटर। कितना हो गया? ओम मीटर। तो याद रखना रेजिस्टिविटी कैसा यूनिट है? ओम मीटर। यानी सिर्फ ओम नहीं, पीछे मीटर भी लगेगा। फील आया? किसी ने बोला एक्स ओम मीटर, किसी ने बोला एक्स ओम मीटर, और किसी ने बोला एक्स ओम, एक्स ओम बोला, तो समझ जाओगे ना कि भैया ये तो रेजिस्टेंस है, कि भैया ये तो रेजिस्टेंस है और ये आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। या फिर बोल देना कि भैया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। क्लियर है? तो एक्स ओम मीटर, तो रेजिस्टिविटी कैसा यूनिट है? ओम मीटर। ध्यान से समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेम नहीं है। एक रेजिस्टेंस का एक स्पेसिफिक केस है, रेजिस्टेंस का एक स्पेसिफिक कंडीशन है, उसमें रेजिस्टिविटी आ रहा है। अब आप कहोगे पढ़ा क्यों? बस थोड़ा सा एक बात और है, अब मैं वीडियो को क्लोज कर रहा हूं कि रेजिस्टिविटी पढ़ा क्यों। एक बात बताओ, लेंथ के बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा था। 2 मीटर का कॉपर वायर है, रेजिस्टेंस कुछ और, 3 मीटर का कॉपर वायर है, रेजिस्टेंस कुछ और, 5 मीटर का कॉपर वायर, रेजिस्टेंस कुछ और, एल्यूमिनियम का कॉपर वायर, रेजिस्टेंस कुछ और, लेंथ बड़ी, एरिया बड़ा, रेजिस्टेंस बदल गया। तो रेजिस्टिविटी जो होती है हमारी, जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है वो लेंथ पर डिपेंड नहीं करती। जो रेजिस्टिविटी होती है वो हमारी किस पे डिपेंड नहीं करती? लेंथ पे। क्यों नहीं करती? लेंथ तो हमेशा ही यूनिट रखी जाती है, यूनिट लेंथ होती है हमेशा। तो भैया डिपेंड कहां से करेगी? आप कहोगे कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी। आप क्या बोलोगे? कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी। तो भैया सीधी सी बात है, कॉपर वायर को यूनिट लेंथ का लो। तो अगर तुमने लिया 10 मीटर का कॉपर वायर तब भी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, तुमने लिया 20 मीटर का कॉपर वायर तब भी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 10 मीटर का कॉपर वायर है, जब रेजिस्टिविटी निकालोगे तो उस कॉपर वायर को यूनिट लेंथ का ही लेना पड़ेगा। 20 मीटर के कॉपर वायर की जब रेजिस्टिविटी निकालोगे तो उस 20 मीटर के वायर को भी यूनिट लेंथ का ही लेना पड़ेगा। जब 500 मीटर के कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी निकालोगे तो उस 500 मीटर के कॉपर वायर को भी यूनिट लेंथ का ही लेना पड़ेगा। यानी रेजिस्टिविटी निकालने की कंडीशन ही ये है कि यूनिट लेंथ रखो और एरिया ये भी यूनिट रखो, ये भी कैसा रखो? यूनिट रखो। तो कहने का मतलब है कि रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पर डिपेंड करती ना एरिया पर डिपेंड करती। तो इसका फायदा क्या हो गया? कंपैरिजन आसान हो जाएगा। मैंने कहा कॉपर की रेजिस्टिविटी फलानी है,
इतनी है, और भैया एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी इतनी है, तो तुम समझ जाओगे अच्छा इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। बट रेजिस्टेंस के केस में कंपेयर करना बड़ा मुश्किल था। क्यों? मान लो मैंने बोला कॉपर का रेजिस्टेंस है मान लो x ओम, मैंने बोला कॉपर का रेजिस्टेंस है x और एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस है y, एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस है y। अब x ज़्यादा y ज़्यादा, अब दिक्कत क्या है, पता नहीं कॉपर की कितनी लंबाई ली है, क्या पता कॉपर का रेजिस्टेंस इसलिए ज़्यादा आ रहा हो क्योंकि कॉपर की लेंथ ज़्यादा हो, क्या पता एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस इसलिए ज़्यादा आ रहा हो क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो। तो वहाँ बड़ी कन्फ्यूजन थी कंपेयर करने में, लेकिन यहाँ रजिस्टिविटी की हेल्प से कंपेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कॉपर का वायर ले लो चाहे एल्यूमिनियम का वायर ले लो, दोनों को यूनिट लेंथ का रखना पड़ेगा, पहली बात, दोनों का एरिया यूनिट रखना पड़ेगा, तब रजिस्टिविटी निकलेगी। तो रजिस्टिविटी से कंपेयर कर सकते हो, रजिस्टेंस से कंपेयर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि लेंथ बदलने पर रजिस्टेंस बदल रहा था, पर रजिस्टिविटी ना तो लेंथ बदलने पर बदल रही ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदल रही। हाँ, नेचर ऑफ द मटेरियल पर बदलेगी, टेम्परेचर पर बदलेगी रजिस्टिविटी, क्योंकि भैया नेचर ऑफ द मटेरियल पे तो ऑब्वियसली बदलेगी, आपका मटेरियल ही पूरा चेंज होगा। टेम्परेचर यूनिट लेंथ है, लेकिन भाई टेम्परेचर में पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो याद रखना रजिस्टिविटी आपकी लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में डिपेंड नहीं करती, नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और रजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। क्लियर है मेरे भाई? आई होप आपको ये रेजिस्टेंस वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसका बहुत सारा पार्ट आपको 10th में ही पढ़ा दिया गया था। क्लियर है? तो फिर हम इसके आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।